सूत्र 12 और 15 लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन है उस पे चर्चा करता है, मूल रूप से अभ्यास और वैराग्य, जिसमें वशीकार वैराग्य और परम वैराग्य पे चर्चा होती है। सो लक्ष्य हो गया, लक्ष्य प्राप्ति के अवरोध क्या है, उसमें साधन क्या है। सूत्र 17 और 18 लक्ष्य प्राप्ति के चरण के बारे में बात करते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। सूत्र 19 और 20 उस लक्ष्य की प्राप्ति के अधूरे रह जाने की स्थिति में क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि या तो व्यक्ति विदेह या प्रकृतिलय हो जाता है और अंतिम जन्म में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है, या फिर बाकी लोगों को उपाय करने पड़ते हैं और 5 प्रकार के मूल उपाय के बारे में चर्चा की गई। सूत्र 21 और 22 बताता है कि लक्ष्य प्राप्ति की गति को तेज करने के क्या तरीके हैं, संवेग कैसे बढ़ाया जाए, और संवेग को तेज करने के लिए अगला जो सूत्र है वो ये बताता है, सूत्र 23 से 29 तक ईश्वर प्राणिधान एक रास्ते के रूप में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अगर आपको और तेज अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ईश्वर प्राणिधान करें। ईश्वर क्या है, उसके गुण क्या है, ये सूत्र 23 से 29 तक होते हैं। और 29वां सूत्र यहां खत्म हुआ था जो हमारा पिछला सेशन था, कि जब हम इस प्रकार ओम के माध्यम से, प्रणव के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, स्वयं को रियलाइज करने का प्रयास करते हैं, तो विघ्नों का अभाव हो जाता है, उनका नाश हो जाता है और स्वरूप का ज्ञान होता है। यह था सूत्र 29, कि जब आप ओम चैंटिंग करते हैं, ओम मेडिटेशन करते हैं और सही ढंग से उसको समझकर तत्व रूप में जैसे उसे करना चाहिए वैसे करते हैं, तो अपने आप सारे विघ्नों का, विक्षेपों का नाश हो जाता है और आप स्वरूप में स्थापित होते हैं। अब ये स्वतः प्रश्न आता है कि ये विघ्न या विक्षेप क्या है। तो आज सूत्र 30 से हम शुरू करेंगे, वो डिविएशंस क्या है फ्रॉम द राइट पाथ। हम सही रास्ते से जब भटकते हैं तो ये भटकाव क्या है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सूत्र 30 कहा गया कि ओम मेडिटेशन से, प्रणव पे ध्यान लगाने से विक्षेपों का, डिविएशंस का नाश हो जाता है। पर ये विक्षेप क्या है? जैसे आप एक सड़क पे चलते हैं तो कई डाइवर्जन्स होते हैं, कई बार कई एग्जिट होते हैं, आप निकल जाते हैं वहां से और अपने लक्ष्य से मिस कर जाते हैं। सो कौन से ऐसे डिविएशंस हैं जिससे आप डिविएट हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते? तो 9 डिविएशन की बात सूत्र 30 करता है। 9 भटकाव है आपने यात्रा को पहुंचने में। पहला, व्याधि, इलनेस। दूसरा, सत्यान, सत्यान मीन्स डलनेस। तीसरा, संशय, डाउट। चौथा, प्रमाद, निग्लिजेंस। पांचवा, आलस्य, लेजीनेस। छठा, अविरति, क्रेविंग्स। सातवां, भ्रांति दर्शन, मिसपरसेप्शंस। आठवां, अलब्ध भूमिकत्व, फेलियर। और 9वां, अन्वास्थितत्व, अन्वास्थितत्व, इनस्टेबिलिटी, चित्त विक्षेपा। ये 9 चित्त के विक्षेप हैं। ते अंतराया, ये ही विघ्न है। तो ये 9 विक्षेप है, 9 impediments, deviations from the path of yoga। जब आप योग के रास्ते पे चलते हैं तो 9 चीजें स्पीड ब्रेकर हो सकती हैं या डिविएशंस हो सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या क्या है जरा सुनते हैं। पहला है व्याधि। व्याधि की परिभाषा क्या है? धातु, रस और करण के असंतुलन से उत्पन्न हुए
ज्वर आदि व्याधि है। धातु, रस और करण, इन तीनों का जब असंतुलन होता है तो उससे बुखार या शरीर पे जो भी असर पड़ता है उसको व्याधि कहते हैं। तो धातु का मतलब क्या है? तो 7 धातु आयुर्वेद में उल्लेखित है। पहला रस, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ भी उसे कहा जाता है। दूसरा रक्त, ब्लड। तीसरा मांस, मसल्स। चौथा मेद, फैट। पांचवा अस्थि, बोन्स। छठा मज्जा, बोन मैरो। और सातवां शुक्र, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। आयुर्वेद के अनुसार ये 7 धातु है जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। फिर रस क्या है? धातु रस, रस क्या है? खाए हुए अन्न या जल के पच जाने पर जो सार प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जो भी हम अन्न खाते हैं या जो जल होते पीते हैं, परिपाक दशा, जब वो पक जाता है, पच जाता है पूरा, तो जो सार आता है वो रस है। इसका सम्यक रूप से न पचना रस का असंतुलन है, कि प्रॉपर ये पचा नहीं है जो आपने खाया पिया है, रस का संतुलन है। ठीक। करण तीसरा है, इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, देखना, सुनना, हमारी नाक, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, जब इसमें कुछ कमी आने लगती है, हमें सुनाई देना कम हो जाता है या हमें दिखाई ढंग से नहीं देता, हमें चश्मा लगाना पड़ता है तो ही हम देख पाते हैं, तो भी कई बार हमारा दृश्य स्पष्ट नहीं होता, घ्राण शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, ये जो विषमताएं हैं ये सब करण है। सो पहला व्याधि, धातु, रस और करण का जब भी असंतुलन होता है तो इससे जो शरीर पर असर पड़ता है, जो ज्वार आदि चीजें होती है, उसको व्याधि कहते हैं। दूसरा स्त्यान, स्त्यान डलनेस, आधा स आधा त यान स्त्यान, डलनेस। एक, इससे पहले कि हम ये आपको समझाएं, एक और तरीका हम कर सकते हैं। क्यों ना आप कागज पेन उठाएं और तैयारी कीजिए। अभी अपन एनालिसिस करके देखते हैं कि हम कितने विक्षेपित हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। चलिए देखते हैं हम में कितना विक्षेप है। कागज पेन उठाइए, हम आपसे प्रश्न पूछते जाते हैं, आप प्रश्न के उत्तर देते जाइए। आपको उत्तर 10 में से देना है। ठीक। यदि बिल्कुल वैसा है जैसा प्रश्न है तो 10 में से 10 दीजिए। बिल्कुल भी वैसा नहीं है तो 0 दीजिए। थोड़ा ऐसा भी है, थोड़ा वैसा भी है, कभी ये भी है, कभी वो भी है, तो 5 दीजिए। अधिकतर यही है तो 7 दीजिए। कभी कभी ये हो जाता है तो 3 दीजिए। तो जितना सहमत हो उतने ज्यादा अंक दीजिए उस प्रश्न से। तो पहला प्रश्न, I have physical problems which hampers my yogic साधना। मुझे शारीरिक परेशानियां हैं जिससे मेरी योगिक साधना प्रभावित होती है। अंक दीजिए। अगर ये बिल्कुल ऐसा है तो 10 में से 10, थोड़ा लगभग ऐसा है तो उसके साथ कम करते चले जाइए। दूसरा प्रश्न, 5 ज्ञानेंद्रियों की मेरी सेंसिटिविटी अब कम हो चुकी है। My sensitivity of 5 senses have reduced to some extent। 5 ज्ञानेंद्रियों की मेरी जो क्षमताएं हैं वो कम हो चुकी हैं। इसीलिए इस पे भी अंक दे दीजिए। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि योग, दर्शन, वेदांत या तो रिटायर्ड या रिटार्डेड लोगों का विषय है, वो गलत सोचते हैं।
जब आपकी इंद्रियां बहुत ताकतवर हो तब आप और तेज यात्रा कर सकते हैं भगवान बुद्ध की तरह, और आप तेज चल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम दूसरे पे जाते हैं। दूसरा जो डिविएशन है, स्त्यान, पहले उसे समझते हैं फिर हम प्रश्न पूछेंगे। 2 प्रश्न हम पूछ चुके हैं, तीसरा प्रश्न बाद में पूछेंगे, पहले इसको समझिए। स्त्यान का मतलब डलनेस, चित्त की अकर्मण्यता, अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने में सामर्थ्य ना होना, इसको स्त्यान कहते हैं, डलनेस। ठीक है, चित्त की अकर्मण्यता। प्रश्न सुनिए और अंक दीजिए। प्रश्न नंबर 3, आई प्लान अ लॉट बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन आई एम नॉट ऑल दैट गुड। मैं योजना है तो बहुत बनाता हूं, पर जब उसका क्रियान्वयन का समय आता है तो मैं उतना अच्छा नहीं हूं उसमें। अंक दीजिए। स्त्यान। चौथा प्रश्न, आई नो what is to be done, but at times I feel dull to go and do it. मुझे पता होता है क्या करना है, पर मुझे थोड़ा सा आलस आता है कि डल फील होता हूं मैं जाके उसे करूं। ठीक, अंक दीजिए। चौथा प्रश्न हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा विक्षेप है संशय। ठीक, डाउट, इसका मतलब हम समझ लें। अभी तक 4 प्रश्न हुए, 5वां हम पूछेंगे, हम बताएंगे तब अंक दीजिएगा, पहले समझ लें। संशय, डाउट, ये विचार बार बार खुद से डाउट होना कि मैं ये रास्ते पे चला तो हूं, चल भी पाऊंगा कि नहीं, ये योग मुझसे सिद्ध होगा भी कि नहीं, मैं साधना कर सकूंगा भी कि नहीं, और कई तरह के डाउट, सेल्फ डाउट जो बार बार मन में आता है। मैं एलिजिबल भी हूं कि नहीं, मैं इसके योग्य भी हूं कि नहीं, कई तरह के ऐसे विचार आते हैं। प्रश्न सुनिए और अंक दीजिए। प्रश्न नंबर 5, आई डोंट नो वेदर आई एम एलिजिबल फॉर योगिक साधना और नॉट। मुझे नहीं पता कि मैं इस योगिक साधना के योग्य भी हूं कि नहीं। अंक दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो 10 में से 10 दीजिए, नहीं लगता है तो वो वैसे कम दीजिए, जैसे आपको उचित लगता है। ठीक, प्रश्न नंबर 6, आई डोंट नो इवन इफ आई डू योग साधना वेदर आई विल बी एबल टू रियलाइज माई सेल्फ और नॉट। मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये योग साधना कर भी लूं तो भी क्या मैं स्वात्म अनुभूति कर पाऊंगा, क्या मैं खुद को रियलाइज कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता। 6, ये प्रश्न नंबर 6 था। आगे अगला विक्षेप को समझते हैं। अगला विक्षेप है प्रमाद, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब समाधि के साधनों का प्रयास ही न करना, दैट इज नेग्लिजेंस। प्रयास ही नहीं करना किसी चीज का, हमें पता है हम कर सकते हैं पर प्रयास ही नहीं करना, प्रमाद। प्रश्न सुनिए। प्रश्न नंबर 7, आई डोंट पुट सफिशिएंट एफर्ट्स टुवर्ड्स माय योगिक साधना। मुझे लगता है मैं अपनी योगिक साधना के लिए सफिशिएंट, जितने प्रयास किए जाने चाहिए उतने नहीं करता। दीजिए। 8वां प्रश्न, I don't feel enough enthusiasm in pursuing yogic साधना। मुझे उतना एंथुजियाज्म नहीं आता, उतना उत्साह नहीं होता योगिक साधना करने के लिए जितना होना चाहिए। अंक दीजिए खुद को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला विक्षेप है आलस्य, लेजीनेस। चित्त मतलब मन अथवा शरीर का भारीपन के कारण ध्यान नहीं लगता। शरीर का भारीपन कफ आदि के कारण होता है, शरीर भारी हो जाता है, हैवी। और चित्त का भारीपन तम गुण के कारण होता है। तो तम गुण जब बढ़ता है तो मेंटली हैवी हैवी लगता है, और जब कफ बढ़ता है तो शरीर हैवी होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। ठीक, अगला प्रश्न, उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, आई फील हैवीनेस इन द बॉडी। मुझे शरीर में हैवीनेस लगती है। अंक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, आई फील हैवीनेस और डलनेस इन माइंड।
मुझे थोड़ा लेथार्जिक लगता रहता है, लेजीनेस लगता रहता है। दीजिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देन अविरति, क्रेविंग्स, विषयों में तृष्णा बनी रहना। इसका मतलब जो आसपास पांचों सेंसेस से मैं ग्रहण करता हूं उसमें मन लगा ही रहता है, क्या खाऊं, क्या सुनूं, क्या देखूं। वो जो पांचों सेंसेस है उसी में मन लगा रहता है अधिकतर समय। क्या गंध है, क्या मैं देखूं, क्या खाऊं, क्या सुनूं, इसी में लगा रहता है। ठीक, और तृष्णा रहती है इसमें, इसलिए वैराग्य कम होता है। इट इज कॉल्ड अविरति। प्रश्न सुनिए और उत्तर दीजिए। ठीक, प्रश्न 11, 11th क्वेश्चन। आई हैव स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स सेंसरी प्लेजर्स। खाने की चीजों में, देखने की चीजों में, सुनने की चीजों में मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल में लगता है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुछ देखूं, मूवीज। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ कुछ खाऊं जो टेस्टी हो। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ सेंसरी प्लेजर्स। मेरी स्किन में बिल्कुल कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, बिना एसी के तो मैं रह ही नहीं सकता। सेंसरी प्लेजर्स, फाइन, मार्क्स दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आई फील अटैच्ड टू थिंग्स और पीपल अराउंड मी। मेरे आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूं। अंक दीजिए, हो जाता हूं या हो जाती हूं। चलिए अगला प्रश्न। भ्रांति दर्शन, मिसकंसेप्शन या मिथ्या ज्ञान, ये भी एक डिविएशन है, ऑब्स्टिकल है, ये रुकावट है। इसका मतलब भ्रांति दर्शन मतलब कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि जो योग, ये जो सब है, ये सब चीजें ये थ्योरेटिकल है यार, ये मिथ्या है एक्चुअली। योग मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है, ये सब फालतू की बात है। ठीक, या फिर योग का जो फल आता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाएगा, ये सब थ्योरेटिकल बातें, ऐसा होता नहीं, ये मिथ्या है। ये समझना, इसको भ्रांति दर्शन कहते हैं। इसका असर भी आपकी साधना पे पड़ता है। ठीक, चलिए कई बार जब हम सेशन लेते हैं, कई मंचों पे, कई देशों में हमसे पूछा गया, सर आप पास्ट लाइफ को मानते हैं? बेझिझक हमने हर जगह कहा, बात मानने की नहीं, हम उसे जानते हैं। यदि पास्ट लाइफ नहीं है तो न गीता, न वेद, न उपनिषद, इनमें से किसी भी ग्रंथ को हम नहीं समझ सकते। ये संभव ही नहीं है। अगर केवल यही माइक्रो कैप्सूल जीवन ही सब कुछ है तो फिर बहुत फजूल है सारा एंडेवर पूरे जीवन का। बिना पुनर्जन्म को समझे न वेद समझे जा सकते हैं, न उपनिषद समझे जा सकते हैं, और न ही गीता समझी जा सकती है। तो ये कोई दोराय ही नहीं है, इसमें कोई संशय का विषय नहीं, इसमें कोई भ्रांति, ये कोई भ्रांति नहीं है कि पास्ट लाइफ होता है नहीं होता, ये फैक्ट है। हम रियलाइज कर पाए ना कर पाए वो एक अलग विषय है। प्रश्न सुनिए, क्वेश्चन नंबर 14, I think yogic practices is more of theory than practical, scientific, evidence-based methods towards self-realization. मुझे लगता है जो योगिक साधनाएं हैं ये बहुत सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है, ये उतनी वैज्ञानिक नहीं है और न तथ्य आधारित है। अंक दीजिए 10 में से। अगला, next is, I don't think that these yogic practices can really contribute in self-realization. मुझे नहीं लगता, क्वेश्चन नंबर 14, मुझे नहीं लगता कि ये यौगिक प्रैक्टिसेस सच में सेल्फ रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं।
मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचा सकती है। ठीक, अगला समझे। नेक्स्ट इज अलब्ध भूमिकत्व, फेलियर। किसी प्रतिबंध या रुकावट के कारण समाधि की स्थिति तक नहीं पहुंच पाना। कोई रुकावट है इसलिए मैं समाधि तक नहीं पहुंच पाता। ठीक, क्वेश्चन सुनिए। आई डोंट थिंक, क्वेश्चन नंबर 15, I don't think that I will get expected results out of yogic practice. मुझे नहीं लगता मैं अपनी योग साधना से जो रिजल्ट मैं सोचता हूं उस तक पहुंच पाऊंगा। अंक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, I feel due to some or the other obstacles, I will not be able to achieve samadhi state. मुझे लगता है कुछ किसी ना किसी कारणवश मैं समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। ठीक, अंतिम 9वां विक्षेप, अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व, इंस्टेबिलिटी। समाधि को पाकर भी चित्त का उसमें ना रुक पाना। मन वहां ज्यादा समय नहीं रुकता, बस छू के वापस आ जाता है। ध्येय का साक्षात्कार करने के पूर्व ही समाधि का छूट जाना। द मोमेंट बस पहुंचने ही वाले थे और समाधि टूट जाती है, पहुंचने ही वाले थे टूट जाती है। इंस्टेबिलिटी है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। प्रश्न नंबर 17, आई फील आई एम टू डिस्ट्रैक्टेड टू रीच समाधि स्टेट। मुझे लगता है मैं समाधि पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूं यार, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है मेरे माइंड में। ठीक, 18वां प्रश्न, आई फील इवन इफ आई अचीव समाधि। अंतिम प्रश्न है, इवन इफ आई अचीव समाधि स्टेट फॉर सम टाइम, आई डोंट स्टे देयर फॉर लॉन्ग, माई माइंड अगेन विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। मुझे लगता है कि मैं समाधि तक पहुंचूं भी तो भी दिमाग इतना मेरा डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि फिर वहां से हट जाऊंगा। अंक दीजिए 10 में से। अब आप जब इसका टोटल करेंगे तो वंस यू विल टोटल इट, तो इसका यदि आपके अंक इसमें 0 है, इसका मतलब आप में कोई विक्षेप नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। आदर्श अंक है 0। अगर आपके टोटल आते हैं 1 से 35 के बीच में, तो माइल्ड विक्षेप है आपका 1 to 35, 36 to 70 मॉडरेट विक्षेप है, 71 to 105 हाई विक्षेप है आप में, डिविएशन की बहुत चांसेस है, 106 to 140 हैवी विक्षेप है। ठीक, 140 एंड अबव इंटेंस विक्षेप है आप, जितना हो सकता है, जितना संभव है। जोड़ लीजिएगा इसको बाद में। अब आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। किसी भी जीवन के किसी भी लक्ष्य के लिए ये 9 विक्षेप हमेशा हमें उस लक्ष्य से दूर कर ही देते हैं। क्या है हम देखें, बॉडी लेवल पे 2 है, व्याधि और आलस्य, इलनेस। तो अपने आप हम हमारे लक्ष्य से दूर हो जाएंगे अगर बीमारी हो गई तो इलनेस के लिए क्या करें? 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें, डाइट सम्यक, कसरत सम्यक और नींद सम्यक। ये छोटी पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डाइट सम्यक, कसरत सम्यक और नींद सम्यक। उचित खाना, उचित कसरत और उचित नींद लें, व्याधि से आप दूर रह पाएंगे। आलस्य, ये भी बॉडी लेवल पे, लेजीनेस, इसके लिए 3 काम करें। वॉक करें रोज, डेली, 20 मिनट से ज्यादा लंबा ना बैठे, 20 मिनट के बाद चले, थोड़ा चहलकदमी करें, कहीं भी बैठे 20 मिनट के बाद चहलकदमी करें, और दिन में सोना बंद कर दें। ठीक, खाने के बाद थोड़ी सी नैप भले ले ले, पर दिन में सोना बंद कर दें, ये घनघोर आलस्य बढ़ाता है। ठीक, ये 3 काम आलस्य के लिए कीजिए। ये तो शरीर के स्तर पे हो गया। अब माइंड के स्तर पे क्या है? स्त्यान मीन्स डलनेस, ये मेंटल डलनेस है। शरीर में आलस्य, माइंड में डलनेस है, बॉडी में लेजीनेस है, माइंड में डलनेस है। अब माइंड के लेवल पे क्या है? डलनेस। अगर माइंड डल आपको फील होता है तो 3 काम करें। पहला, कुछ सीखते रहे लगातार,
कुछ भी सीखते रहे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और हर 6 महीने में आपका रिज्यूमे अपडेट नहीं हो रहा, तो आप प्रोफेशनल सुसाइड कर रहे हैं। हम रिपीट कर रहे हैं, if you are doing a job and if you are not updating your resume in every 6 months, it's a professional suicide. कुछ ना कुछ करते जाइए, आपका ग्रोथ होना चाहिए। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ठीक। दूसरा, चैलेंज, चैलेंज योरसेल्फ। इससे माइंड तेज होता है। कुछ चैलेंजिंग कीजिए। बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं आप, राइट हैंड बैट्समैन है तो लेफ्ट हैंड से खेलना चालू कीजिए। डू समथिंग चैलेंजिंग, whatever you do, even if you are very good in something, उसमें टाइम कम कर दीजिए ताकि चैलेंज बढ़ जाए। जो काम आप 1 घंटे में करते हैं उसको 45 मिनट में करके देखिए, अपने आप चैलेंज बढ़ जाएगा। अभी दिवाली की सफाई आप कर रहे हैं घरों में, टाइम बाउंड करके देखिए, चैलेंज बढ़ जाएगा। और खुद को चैलेंज कीजिए, क्या मैं इसको इतने समय, कम समय में उसी क्वालिटी के साथ कर सकता हूं। अपने आप माइंड की डलनेस कम होगी। तीसरा, परस्यू अ हॉबी। हॉबी में आप खुद को जोड़े, माइंड की डलनेस कम होगी। ठीक। ये आलस्य और लेजीनेस एंड डलनेस हो गई। अब अगला माइंड में अगला पॉइंट है अविरति क्रेविंग होती है सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए। उसके लिए क्या करें? रिड्यूस एक्सपोजर। जिस राह जाना नहीं उस राह देखना क्यों? ठीक, वही देखें, उसी चीज का एक्सपोजर लें, वही सुने जो हमारे रास्ते में पड़ता है, जो योग्य के रास्ते में हो, जो जीवन के लक्ष्य के रास्ते में हो। जो भी लक्ष्य हो आपके जीवन का, ध्यान रखें आपका एक्सपोजर आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाए, बस उतना जितना ध्यान रखें, तो अपने आप देखेंगे आप ग्रोथ करेंगे लाइफ में। दूसरा तरीका, व्रत करें। एक व्रत जरूर करें सप्ताह में, मानसिक व्रत करें, और जिसकी सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है उसी पे व्रत कीजिए। आप देखेंगे आपका अंदर से ताकत बढ़ेगी। तीसरा, संकल्प ले रोज पूजा के बाद कि वो क्रेविंग मुझे कम करनी है, परमात्मा मदद दे। इससे सबकॉन्शियस असर होना शुरू होगा। ठीक। भ्रांति, मिसपरसेप्शंस, ये भी मेंटल लेवल पे होता है। इसके लिए एक मेंटोर ले, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई टीचर। मिसकंसेप्शन क्या है कि भाई ये योगिक रास्ता मुझे पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा, जो भी कई चीजें, वो अपने आप वो मिसकंसेप्शन दूर करेगा। मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, वॉटएवर। ठीक। दूसरा, अच्छी किताबें पढ़िए, और तीसरा, अच्छी संगत में रहिए। ये 3 काम कीजिए, मिसकंसेप्शंस कम होने लगेंगे। ठीक। आलस्य और त्याग, लेजीनेस और डलनेस जिसको जन्म देते हैं उसका नाम है प्रमाद, निग्लिजेंस। शरीर भी डल फील कर रहा है, माइंड भी डल फील कर रहा है, चीजें दिख भी रही हैं, पर नाक की मक्खी कौन उड़ाएगा? ठीक है, निग्लिजेंस, प्रमाद। इसको कम करने के लिए क्या करें? प्रमाद को, एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका, फिक्स टाइम टेबल। दूसरा, उस टाइम टेबल के अनुसार आपने कितना जिया उसको मेजर करें। और तीसरा, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस अनुसार जिएंगे। समय बाधित काम बनाए, टाइम टेबल मेजर करें, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेके करना ही है। अपने आप नेग्लिजेंस कम होगा। नेग्लिजेंस या प्रमाद पैदा करता है संशय को, डाउट को। जब मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो अपने आप सेल्फ डाउट होने लगता है। उसके लिए 3 काम करें। पहला, अपहोल्ड प्रोमिसेस। जो संकल्प खुद को दिया है, जो प्रॉमिस खुद को किया, उसको जिए, उसको निभाइए किसी भी सूरत में। या तो खुद से प्रॉमिस कीजिए मत, और कीजिए तो कर जाइए। डेड लाइन का मतलब है या तो मैं लाइन के उस तरफ हूं, नहीं तो मैं डेड हूं, बीच में कुछ नहीं। मीडियोक्रेसी इज क्राइम। तो फिर आप देखेंगे कि आपका सेल्फ डाउट खत्म होगा। दूसरा, सेल्फ टॉक। जिस भी बारे में खुद के साथ डाउट है, बैठ के मेडिटेट कीजिए और सेल्फ टॉक कीजिए। अपने आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और तीसरा, अपना पोस्चर अच्छे रखिए, बिल्कुल सीना चौड़ा, और पोस्चर हमेशा ऐसे नहीं बैठे कि बिल्कुल ऐसे लटके हुए हैं कुर्सी पे। हमेशा आपके दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए, क्रॉस भी मत बैठिए, दोनों पैर जमीन पे बैठ रखिए। जब आप कुर्सी पे बैठे तो हिप बिल्कुल पीछे टिकाइए ताकि आपका पोस्चर सीधा रहे। हॉर्वर्ड ने रिसर्च किया है कि आपका पोस्चर आपकी मानसिक अवस्था को गहराई से प्रभावित करता है। चलते उठते खाते ऐसे झुके हुए पोस्चर नहीं, चेंज योर पोस्चर्स। डेलिबरेटली सीना चौड़ा करके बैठिए। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, अगर आप ऐसे बैठेंगे और ऐसे सिर ऊपर करके बैठेंगे और मुस्कुरा के ऐसे गर्व के फॉर्म में बैठेंगे तो आप कुछ नेगेटिव सोच नहीं पाएंगे। करके देखिए।
ऐसे बिल्कुल करके आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि बॉडी आपकी साइकी को प्रभावित करती है, टेस्टोस्टेरोन प्रभावित होते हैं। ठीक, ये व्याधि, संशय, अविरति, भ्रांति, यही मिला के तो अब आप अलब्धि लाती है, फेलियर लाती है। इसीलिए तो हम जीवन में सक्सेस नहीं कर अचीव कर पाते कुछ लोग, क्योंकि ये सब चीजों पे वो काम नहीं कर रहे हैं। और अलब्धि अनवस्थितत्व लाती है, इंस्टेबिलिटी आती है, यू डोंट फील स्टेबल एट ऑल इन लाइफ, जिसको कहते हैं सेटल नहीं हुए लाइफ। फाइन, ये जितने भी विक्षेप हैं, ये विक्षिप्त चित्त वालों के होते हैं, एकाग्र चित्त वालों के नहीं होते। विक्षिप्त चित्त क्या है? सूत्र 3, 4, 5 को थोड़ा पढ़ेंगे तो और अंदाजा इसमें लगेगा, योग सूत्रम का। अब जब ये पूरे 9 विक्षेप होते हैं, तो ये अपना पूरा परिवार लेके आते हैं, ये अकेले नहीं आते, दे कम विथ होल फैमिली। तो इसके कुछ उपविक्षेप भी होते हैं, इसके 5 रिपरकेशंस होते हैं, उपविक्षेप है 5। वो 5 उपविक्षेप कौन से हैं? इसके बाय प्रोडक्ट है। पहला तो सूत्र 31 उसके उपविक्षेपों के बारे में बताता है। सूत्र 31 क्या है? दुख दैमनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। इन विक्षेपों के साथ ये 5 भी होते हैं, ये 5 प्रतिबंधन भी उपस्थित होते हैं। जब ये 9 विक्षेप होंगे तो इनके बाय प्रोडक्ट है 5, जिनको आप उपविक्षेप कह सकते हैं। पहला दुख, दुख मीन्स पेन, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। पीड़ा, जिसकी चोट खाकर जब हमें दर्द होता है तो हम चाहते हैं उसको हटाए, उस पीड़ा को हटाए। ये दुख 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक, जो शारीरिक और मानसिक होते हैं, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। दूसरा आधि भौतिक दुख, किसी व्यक्ति से कोई दुख मिला हो, किसी भी प्राणी से कोई दुख मिल रहा है, मुझे भूत से डर लग रहा है, सांप से डर लग रहा है, कीड़े कांटे, मनुष्य, जानवर, रिश्ते नाते, कोई भी व्यक्ति से परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, ये सब कहलाएगा आधि भौतिक। खुद से हो रहा है तो आध्यात्मिक, किसी दूसरे से हो रहा है आधि भौतिक, प्रकृति से हो रहा है तो तीसरा आधि दैविक। बिजली गिर गई, सुनामी आ गई, टॉर्नेडो हो गया, ट्विस्टर हो गया, अति बहुत पानी गिर गया, छत टपक रही है, परेशानी हो रही है, ठंड इतनी पड़ गई कि बड़ी परेशानी हो रही, गर्मी इतनी है कि परेशानी हो, आधि दैविक। तो ये 3 तरह के दुख होते हैं। सो दुख इसका स्वतः परिणाम है। दूसरा इसका परिणाम क्या है? डैमनस, सैडनेस, डिजेक्शन। आप इसको डिप्रेशन की प्राथमिक स्टेजेस मान सकते हैं। इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में दुख होता है, जैसा हम चाहते हैं जीवन वैसा नहीं हो रहा, इसको डैमनस से कहते हैं। ठीक। तीसरा अंग में जयत्व, शेकीनेस, रेस्टलेसनेस, यहां पसीना आता है, एंजाइटी होती है, शरीर कांपने लगता है, ये सब भी इसके बाय प्रोडक्ट है। बस ये इसके बाद यही आने शुरू होते हैं अगर ये बढ़ते रहे, विक्षेप बढ़े तो। चौथा श्वास, इरेगुलर इनहेलेशन, बार बार सांस भर जाती है, बिना इच्छा के बाहर की वायु का नासिका के द्वारा अंदर आना, ये समस्या, सांस फूल जाती है। ठीक। श्वास। प्रश्वास, इरेगुलरिटी इन एक्सहेलेशन, बिना इच्छा के भीतर की वायु का बाहर निकलना, श्वास प्रश्वास शुरू हो जाती है। ये सब चीजें, ये 5 बाय प्रोडक्ट है उन विक्षेपों के। आपको जानना है अभी बाय प्रोडक्ट में हमारी स्थिति क्या है। लिखिए, क्वेश्चन आपके पास है 10, हर प्रश्न पे 10 में से अंक देना है। बिल्कुल वैसा सोचते हैं तो 10 में से 10, बिल्कुल अपोजिट टू 0, जैसा हमने पहले बताया। पहला प्रश्न,
आई हैव फिजिकल पेन इन माई बॉडी, मेरे शरीर में शारीरिक दर्द है। अंक दीजिए, मेरे शरीर में शारीरिक दर्द है या रहता है? अंक दीजिए। दूसरा प्रश्न, आई फील लॉट्स ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंसेस, मुझे बहुत सारे मानसिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बड़ी मानसिक परेशानियां रहती हैं मुझे, पर मैं किसी किसी बात को लेकर परेशान रहती हूं। तीसरा प्रश्न, आई ऑफन फील सैड, अक्सर मैं दुखी रहता हूं, सैड फील करता हूं। चौथा प्रश्न, आई ऑफन फील डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, मैं अक्सर डिप्रेस्ड या फ्रस्ट्रेशन फील करता हूं। पांचवा, आई फील एंजाइटी, मुझे एंजाइटी होती रहती है, एंशियस रहता हूं। छठा, आई फील रेस्टलेसनेस और शेकीनेस, रेस्टलेसनेस होती है मुझे धैर्य नहीं रह पाता, मुझे लगता है कुछ क्या करूं क्या नहीं करूं, रेस्टलेसनेस रहती है मेरे अंदर, स्थायित्व नहीं रहता, शेकीनेस रहती है, कई बार शरीर भी कांपता है। सातवां, आई डोंट हैव प्रॉपर ब्रेथ कंट्रोल, मेरा ब्रेथ कंट्रोल अच्छा नहीं है, सांसों पर मेरा नियमन अच्छा नहीं है। आठवां, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू प्राणायाम, मुझे प्राणायाम करना बड़ा मुश्किल लगता है। नवा, आई हैव इर्रेगुलर इनवॉलंटरली इनहेलेशन, मेरा इनहेलेशन इरेगुलर है, इनवॉलंटरी है। दसवां और अंतिम, आई हैव इरेगुलर और इनवॉलंटरली एक्सहेलेशन, मेरा प्रश्वास या जब सांस छूटती है वो भी मेरा बहुत कंट्रोल नहीं रहता, डिस्टर्ब रहता है, सांसों का बैलेंस नहीं है बहुत अच्छा। अंक दीजिएगा और बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्केल वही है जो हमने पहले बताई थी आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद ये जो विक्षेप, तो अब इसका समाधान क्या है? तो पतंजलि अगले सूत्र में इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं सूत्र 32 में, तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, इसको रोकने के लिए एक तत्व अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए सोल्यूशन पे आ गए, उन्होंने बताया कैसे रोके इन विक्षेपों को। तो पहला समाधान है एक तत्व अभ्यास कीजिए, उक्त विक्षेप और उप विक्षेपों को दूर करने के लिए किसी भी एक तत्व पर चित्त को लगाने से, अभ्यास करने से मन शांत होता है। To prevent 9 obstacles and their consequences, one should practice to focus mind on a single point. बिल्कुल साइलेंस में। एक शिष्य ने गुरु से पूछा सेल्फ रियलाइजेशन का क्या तरीका है? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्य ने फिर पूछा मुझे तरीका बताइए, गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्य ने तीसरी बार पूछा मुझे तरीका बताइए, गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्य ने झल्ला के बोला आप तो कुछ बताते ही नहीं है। गुरु ने बोला मैंने तीनों बार उत्तर दिया है, उत्तर ही साइलेंस है। अगर खुद को पहचानना है, गो इन साइलेंस। सो तीसरी बात आप देखिए, योग सूत्र बताता, अभ्यास वैराग्य पहले बता चुका है, एक तीसरा मस्ट है और ये ट्रायंगल जीवन में अपना ले हम सभी, अभ्यास वैराग्य और एक तत्व, वन पॉइंटेड फोकस। वन पॉइंटेड फोकस जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, जितने कम इनपुट होंगे उतना तेज चलेगा। जैसे वाईफाई होता है, जितना कम डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना तेज चलेगा। जैसे बिल्लोरी कांच होता है, जितना फोकस होता है वो जला देता है। इफिशिएंसी बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है, वन पॉइंटेडनेस। जैसे साइंस बताता है 126 बिट्स जो हमारा दिमाग फोकस कर सकता है, उसमें से 120 बिट्स एक ही विषय पे लगा देता। इट्स माइंडफुलनेस। जहां तक संभव हो सके मल्टीटास्किंग ना करना, बी इन द मोमेंट, because you become good in what you practice. Only poor quality of things can be done without single pointed focus. अगर फोकस नहीं है, बिल्कुल एकाग्रता नहीं है एक विषय पर, तो केवल पुअर क्वालिटी चीज आप कर सकते हैं। इस धरती में आज तक इतिहास में बिना वन पॉइंटेड फोकस कोई ग्रेट चीज नहीं बनी।
कुछ भी आपको ग्रेट दिखता है इस दुनिया में, कोई ग्रेट व्यक्ति दिखता है, कोई ग्रेट स्क्रिप्चर दिखता है, कोई ग्रेट स्पीच दिखती है, कोई ग्रेट सॉन्ग सुनते हैं आप, कोई ग्रेट आर्टवर्क दिखता है, कोई ग्रेट प्ले दिखता है, या कोई ग्रेट रिलेशनशिप दिखता है, सबका आधार है सिंगल पॉइंटेड फोकस उस व्यक्ति, आर्ट या कला में। फोकस ही सब कुछ है। इससे मन शांत होने लगता है। जहां भी एक्सीलेंस है, wherever there is excellence in the world, there is a single pointed focus behind it, and it is must for meditation to create that single pointed focus. We all are born that focus. हम सब पैदा हुए थे फोकस के साथ, पर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। खाना खाते खाते टीवी देखना, इतने डिस्ट्रैक्शन की हमने खुद को हैबिट कर दी कि अब हम डिस्ट्रैक्टेड पर्सनालिटी है। किस पे फोकस किया जाए? ईश्वर प्राणिधान पे फोकस करें, 5 महावाक्यों पे फोकस कर सकते, 4 महावाक्यों पे फोकस कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, उस पे मेडिटेट कीजिए। तत्वमसि पे मेडिटेट कीजिए। प्रज्ञानम ब्रह्मन की पे मेडिटेट कीजिए। अहम अयम आत्मा ब्रह्म पे मेडिटेट कीजिए। और जानना है, वेदांता सीरीज 21 अटेंड कीजिए। किसी मंत्र पे मेडिटेट कीजिए, किसी प्रेयर पे मेडिटेट कीजिए, किसी अफर्मेशन पे मेडिटेट कीजिए, किसी पे भी फोकस बढ़ाइए। एक डॉक्टर फ्रैंक रुडोल्फ हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सीक्रेट मेंटल पावर्स, मिरेकल ऑफ माइंड मैजिक। उसमें वो बताते हैं, वो बड़े वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति थे डॉक्टर फ्रैंक। वो आदिवासियों के बीच में गए जहां आदिवासी वुडू किया करते थे। किसी भी व्यक्ति की मूर्ति बना के उसमें पिन चुबो देते थे, और या उसको बीमारी का बोलते थे, तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता था। डॉक्टर विक्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ये तक देखा कि वो एक पेड़ का मॉडल बना लेते थे और उस पेड़ को बद्दुआ देते थे, पेड़ को फोकस करके बुरा बुरा बोलते थे, पेड़ सूख जाता था। और दूसरा, आप पेड़ में कितना ही पानी दे दे वो सुखा देते थे। उन्होंने अपनी किताब में इस बात को प्रतिपादित किया कि जब भी आप 100% फोकस करके किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है। यही मंदिर और प्रतिमा का कंसेप्ट है। जब आप पूरी तरह से फोकस करते हैं तो मंदिर की प्रतिमा जागृत हो जाती है, और फिर वो आपको मोटिवेट करती है, वो प्रतीक बन जाती है। तिब्बतन मॉन्क्स इस फोकस को इस तरह से सिखाते हैं कि बिल्कुल -40 डिग्री की ठंड में वो लोग अपने शरीर को ध्यान लगा के शरीर को बोलते हैं कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है, तो गीला कपड़ा तक सूख जाता है, भाप निकलने लगती है। डिस्कवरी पे कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इस पे बनी है कि इंसान का मस्तिष्क जब फोकस करता है तो -40 डिग्री की गर्मी में मस्तिष्क जब शरीर को बोलता है कि ठंड में मस्तिष्क जब शरीर को बोलता है कि गर्मी है, तो गर्मी महसूस होने लगती है। तो क्या करें? एक तत्व जीवन जिए, सिंगल पॉइंटेड लिविंग। When you walk, be single pointed. When you pray, be single pointed. When you take bath, be single pointed. When you take breakfast, be single pointed. When you talk, be single pointed. When you take dinner, be single pointed. When you're doing a meeting, be single pointed. When you are studying, be single pointed. When you are playing, be single pointed. Let's create a single pointed living. एक तत्व जीवन क्रिएट करें। जब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लोग अभी से ज्यादा एकाग्र थे, तनाव कम था। अब तनाव इतना ज्यादा हो गया है, इस कारण क्योंकि हमारा सिंगल पॉइंटेड एक तत्व हम नहीं बचे। शुरुआत करते हैं, अपने जीवन को सिंगल पॉइंटेड जीवन बनाए। परिवार के साथ हो तो पूरा फोकस उसमें, पढ़ाई तो पूरा, जो कर रहे हैं पूरा फोकस उसमें करें, और देखिए कितनी जल्दी योग सधता है, दिमाग शांत होता है। तो चलिए एक खूबसूरत मेडिटेशन करते हैं, एक अफर्मेशन पे मेडिटेशन करते हैं। इन सब परेशानियों के बीच में हम आज मेडिटेशन करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अफर्मेशन पे, फॉरगिवनेस, किसी को माफ करने का मेडिटेशन। क्योंकि जनरली ये विचार, जब हम किसी से नाराज होते हैं, मन को बड़ा व्यथित रखता है, बहुत परेशान करता है। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस मेडिटेशन में उतरे, आप किसी 2 विशिष्ट घटनाओं के बारे में अभी विचार कीजिए जो आप इस ध्यान में विचार में लाएंगे। ठीक, पहली घटना,
जब मैंने किसी को हर्ट किया और मुझे उस बात का गिल्ट है, एक ऐसी घटना सोचिए, हम आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, मेडिटेशन थोड़ी देर बात करेंगे, पहले ऐसी एक घटना सोचिए। जीवन में कभी ऐसा हुआ हो आपने किसी को हर्ट किया हो और आपके मन में उसका बोझ है, गिल्ट है उस बात का। सोचिए उस घटना को, बस केवल जहन में ले आइए, बाकी कुछ नहीं, बस जहन में लाइए। थिंक। परफेक्ट। दूसरा, एक ऐसी घटना को जहन में लाइए जब किसी ने मुझे हर्ट किया और अभी भी मैं उसे ब्लेम करता हूं और उसके प्रति मेरे मन में क्रोध है। सोचिए इसके बारे में 30 सेकंड। ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में जिसने मुझे हर्ट किया और कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं अभी भी उसको ब्लेम करता हूं और उसके प्रति मेरे मन में क्रोध है। सबकॉन्शियस क्रोध हो सकता है, ब्लेम है। ऐसी दो घटनाएं चुनिए, बस एक ये और एक वो। किसी ने मुझे हर्ट किया और मैंने किसी को हर्ट किया। मैंने किसी को हर्ट किया उसका गिल्ट है और किसी ने मुझे हर्ट किया उसका क्रोध है। भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण घटना को चुनिए जो आपको अभी भी भावुक कर देती है, ऐसी घटना। और चलिए शुरुआत करते हैं। आराम से उस अवस्था में आ जाएं जो अवस्था आपको कंफर्टेबल लगती हो। और अब हम मेडिटेशन में उतरेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में आइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, एक गहरी सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और एक गहरी सांस छोड़िए। एक संकल्प लीजिए, अपने आराध्य को ध्यान में लाइए और अपने आराध्य को ध्यान मिलाकर ये संकल्प लीजिए कि मेरे पास कई कार्य और जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, किंतु इस ध्यान के समय मैं उन सभी प्राथमिकताओं को एक तरफ रख दूंगा और अगले कुछ समय के लिए केवल इस ध्यान में उतरूंगा। मैं अपने आप को इस ध्यान में उतरने की अनुमति देता हूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं इस ध्यान में उतरूं। बहुत अच्छा। अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। हर आती सांस के साथ आप और गहरे रिलैक्सेशन, हर सांस आपके शरीर के हर अंग तक डीप कॉस्मिक रिलैक्सेशन पहुंचा रही है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। पूरा शरीर शिथिल छोड़ दीजिए। कंधे, गर्दन, हाथ, पैर सब निढाल कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स।
और अब इस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में ये मंत्र चैंट कीजिए जो आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। ओम शांति शांति ही। ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 ही। और अब इस पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में उस घटना को याद करें जिसमें आपने किसी को बहुत दुख दिया है। गहरा उतरे उस घटना में, उस व्यक्ति को विजुलाइज करें, उस जगह को याद करें जहां यह घटना हुई थी। आपके जीवन की वो घटना जिसमें आपने किसी को बहुत दुख दिया। उस व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए, वो जगह, वो समय, वो घटना, उस सारी घटना को पुनः याद करें गहराई से, बारीकी से। Relive it as it is happening right now. जैसे मानो ये अभी हो रही है। फिर से उस घटना से गुजरिए। अपने शब्दों, कृत्यों और भावों को याद करें जिससे दूसरे को कष्ट हुआ। और उस बात का शोक, गिल्ट अभी तक आपके मन में है। क्या शब्द कहे थे आप? क्या भाव थे आपके चेहरे पर? क्या किया था आपने जिससे उस दूसरे को कष्ट हुआ, उसे दर्द हुआ? और उसका दुख अभी भी आपको है कि आपने ऐसा कहा, किया, हुआ ऐसा। और अब पुनः अपने ध्यान को उस शांति मंत्र पे लेके आइए और हमारे साथ चैंट कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति
शांति ही। ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 ही। और अब उन परिस्थितियों को याद कीजिए जिनके कारण आपने उस तरह का गलत व्यवहार किया था। थिंक ऑफ दोज सिचुएशंस दैट मेड यू डू दैट बिहेवियर। क्या परिस्थिति थी? क्यों आपसे वो व्यवहार हो गया? गहरा उतरिए उसमें। आपने क्या महसूस किया था जिसके कारण उस पल आप भावावेश में आ गए और आपने वो कहा या किया? क्या हुआ था? क्या महसूस किया था आपने जिसके कारण भावावेश में आके आपने वैसे कहा? जो आप अन्यथा दूसरी परिस्थिति में कभी नहीं कहते या करते। याद करें उन शक्तिशाली प्राकृतिक भावों को, वेगों को, जिन्होंने आपसे वह करवाया। वो हो गया आपसे उस दिन। याद करें अंदर के वो जो वेग थे, भाव थे। याद करें कैसे आप स्वयं को रोक पाने की स्थिति में नहीं थे। आप नहीं रोक पा रहे थे। अपनी उस असमर्थता को याद करें। उस हेल्पलेसनेस को याद करें। और अब उस सब को ध्यान करते हैं। अपने आप को क्षमा करें उस गलत व्यवहार के लिए। अपने आप को उस गिल्ट से मुक्त करें। लेट गो। और परमात्मा से अधिक भावनात्मक परिपक्वता की प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे भावनात्मक रूप से और परिपक्व बनाए। मैं खुद को उस गलती के लिए क्षमा करती हूं। परिस्थितिवश भावावेश जो मुझसे हो गई, खुद को क्षमा करें। और फिर हमारे साथ इस शांति मंत्र का जाप करें। खुद को क्षमा करते हुए इस शांति मंत्र का जाप करें। ओम
शांति 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 ही। 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 और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपनी चेतना को उस घटना से हटाकर एक ऐसी दूसरी घटना पे ले जाएंगे जिसमें किसी ने आपको बहुत दुख दिया और आप आज भी उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं। मन में उसके प्रति क्रोध है। 3, अपने आप को उस घटना की तरफ ले जाइए जो आपने पूर्व निर्धारित की हुई है। 2, और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने आप को बिल्कुल उस घटना में पाएंगे जहां किसी ने आपको बहुत दुख दिया और आज भी आपके मन में उसके प्रति छुपा हुआ क्रोध, नाराजगी है। 1, एग्जैक्टली उस घटना में। अब उस व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए, उस जगह, उस घटना को याद कीजिए। कौन सी जगह थी? क्या हो रहा था? क्या हुआ था जब किसी ने, किसी की व्यवहार ने आपको बेहद दुख दिया था? उस सारी घटना को पुनः गहराई से याद करें, डिटेल में। उसकी बारीकियों को याद कीजिए, उस व्यक्ति के शब्दों को, उसके कृत्यों को, उसके भावों को याद कीजिए जिससे आपको बेहद कष्ट हुआ था और आज भी आपके मन में वो दर्द, वो कष्ट, वो क्रोध है। उसको याद कीजिए। उसमें डूबिए, उसको फिर से देखिए जैसे अभी हो रहा है। और अब जैसे हम 3 से 1 बोलेंगे, आप अपना ध्यान पुनः इस शांति मंत्र पे लाएंगे और हमारे साथ इस शांति मंत्र का मानसिक जाप करेंगे। 3, उस घटना से फिर से दूर, साक्षी होते हुए। 2, और जैसे हम कहेंगे 1, हम शांति मंत्र का जाप फिर से शुरू करेंगे। 1, शांति
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अब इस शांत मानसिक अवस्था हम पुनः उन परिस्थितियों को याद करेंगे जिसके कारण उस व्यक्ति ने वह गलत व्यवहार आपके प्रति किया। अपना ध्यान उन परिस्थितियों पे लेके जाइए जिसके कारण उस व्यक्ति ने उस स्थिति में आपसे इस तरह का व्यवहार किया। क्या परिस्थितियां थी? उस व्यक्ति ने क्या महसूस किया था? उस व्यक्ति ने क्या महसूस किया था? जिसके कारण उस पल वह भावावेश में आ गया। और उसने वो कहा और किया जो शायद वो अन्यथा दूसरी परिस्थिति में न करता। उसने क्या महसूस किया? क्या कारण था कि उस पल में किसी भावावेश में उसने वो किया? याद करें उन शक्तिशाली प्राकृतिक संवेगों को जिसने उससे वो करवा लिया जो उसने किया। उसके अंदर के संवेग, भावावेश, वो व्यक्ति स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हो गया। उस असमर्थता को याद करें। और अब उस व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए, उस गलत व्यवहार के लिए सच्चे मन से क्षमा करें। कुछ परिस्थितियां, कुछ संवेग में उससे वो करवा दिया। वो अपने कार्मिक यात्रा का यात्री है। वो अपने कर्म की यात्रा पे है। परमात्मा उसे और अधिक भावनात्मक परिपक्वता दे ताकि अब वो फिर कभी किसी से ऐसा व्यवहार ना करे। मैं उसको पूरी तरह उसके कर्मों पर सौंपता हूं और अपने आप को
उसके प्रति नाराजगी से मुक्त करता। Let go. Let it all go. अब पुनः इस पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में अपने ध्यान को शांति मंत्र की ओर लेके आइए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आपका ध्यान पूरी तरह से, आपकी चेतना शांति मंत्र पे एकाग्र हो जाएगी। 3, उस घटना से दूर होते हुए बहुत शांत भाव से। 2, और दूर। और जैसे हम कहेंगे 1, हमारा पूरा ध्यान पुनः शांति मंत्र पे आएगा और अपनी चेतना की गहराइयों के साथ हम इस शांति मंत्र को उच्चारण करेंगे। 1, शांति शांति शांति। शांत शांत शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, हम एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने आज क्या बात की? हमने आज ये बात की कि 9 तरह के विक्षेप हैं जो हमारे मन को डिविएट करते हैं। इलनेस, डलनेस, डाउट, नेग्लिजेंस, लेजीनेस, क्रेविंग्स, मिसकंसेप्शंस, फेलियर एंड इंस्टेबिलिटी। ये 9 विक्षेप 5 उन उप विक्षेपों को पैदा करते हैं जो सूत्र 31 में है। दुख, दैन्यस्य, अग्मेयजयत्व, श्वास प्रश्वास, पेन, सैडनेस, डिजेक्शन, शेकीनेस, डिफिकल्टी और अनइवन एक्सहेलिंग और इनहेलिंग। इन सब को रोकने का प्रथम निदान अगले सूत्र 32 में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि एक तत्व साधना करें। अभ्यास और वैराग्य महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ एक तत्व, 1 पॉइंटेड फोकस होना जरूरी है। 1 पॉइंटेड फोकस, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करने की हमारी क्षमता है। कोई भी महान चीज इस सृष्टि में बिना सिंगल पॉइंटेड फोकस नहीं बन सकती। और इसमें हम किसी भी महावाक्य में ईश्वर, प्राणिधान, मन, प्रेयर और अफर्मेशन में किसी पे भी फोकस कर सकते हैं। और जब हमारा फोकस गहरा होता है, अपने आप मन शांत होने लगता है। तो हम आज से सिंगल पॉइंटेड लिविंग
की ओर अग्रसर हों, ताकि अपने मन को हम शांत कर सकें, क्योंकि अधूरा फोकस अधूरा व्यक्तित्व बनाता है और अधूरा व्यक्तित्व अधूरा जीवन बनाता है। तो आइए एक पूरा व्यक्तित्व, पूरा फोकस, एक तत्व जीवन के निर्माण की शुरुआत करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।